सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई साइंस। सो आज मैं आपके सामने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स का लेक्चर नंबर 3 लेके आया हूँ। पहले दो लेक्चर में हमने इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट था, जो कि हाइड्रोस्टैटिक्स था, वो कंप्लीट किया है। अब हम इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट और बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट ले रहे हैं, जिसका नाम है सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन का मैं कुछ आपको एग्जाम्पल्स देना चाहूँगा इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने से पहले। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्पाइडर जानते होंगे, स्पाइडर आपने देखा होगा, स्पाइडर जो है वो पानी के सरफेस पे चल पाता है। इसका कारण क्या है? अगर आप एक नीडल लेंगे, नीडल सुई का, वो सुई धागे का सुई जो होता है, उसको ग्रीस थोड़ा लगा के अगर पानी पे से रखेंगे तो वो फ्लोट होएगा, वो अंदर नहीं जाएगा, ऊपर फ्लोट होगा। एक और एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कपड़े जैसे हम लोग जो धोते हैं, अगर नया कपड़ा आप खरीदने जाएंगे दुकान में तो दुकानदार बोलता है नया कपड़ा है, इसको गर्म पानी से मत धोना। पुराना कपड़े में दाग लग जाता है तो गर्म पानी से धोना चाहिए और डिटर्जेंट भी यूज करना चाहिए। जो ड्रॉप से पानी का ड्रॉप या कोई भी आप लिक्विड ड्रॉप देंगे तो आप देखेंगे उसका जो शेप होता है वो हमेशा स्फेरिकल होता है। बारिश के मौसम में जो म्युनिसिपैलिटी वाले होते हैं, वो लोग जहाँ पे पानी जमा होता है वहाँ पे कुछ स्प्रे करते, छिड़काव करते हैं। अब ये सबके पीछे जो फेनोमेना जो काम कर रहा है वो है आपका सरफेस टेंशन। तो आप देख रहे हैं काफी इंटरेस्टिंग हमारे आजू बाजू हो रहा है और हम जानते नहीं है इसके बारे में। तो आज हम उसी टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले, उसी को मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ, जिसका नाम है सरफेस टेंशन। अगर हम इन दो शब्द को ही ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो दो शब्द है सरफेस और टेंशन, तो सरफेस का मतलब तो बात क्लियर हो गया भाई, सरफेस ऑफ फ्लूइड। और टेंशन जो वर्ड फिजिक्स में जो हमारा जो दिमाग का टेंशन वो नहीं है, फिजिक्स का टेंशन का मतलब है फोर्स। तो सरफेस के ऊपर जो फोर्स एक्ट होता है, चाहे उसी के बारे में कुछ डिस्कशन होगा। अब जो गैसेस होता है उसमें कोई फ्री सरफेस या सरफेस जैसा कोई चीज ही नहीं होता गैसेस में। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सरफेस टेंशन है वो सिर्फ लिक्विड्स के लिए, विच आर एट रेस्ट, याद रखिएगा रेस्ट वर्ड है, लिक्विड को रुका हुआ होना चाहिए, फ्लोइंग लिक्विड की बात नहीं है। ये सरफेस टेंशन आप देखेंगे जब लिक्विड रेस्ट में है, तो ये सिर्फ लिक्विड्स के लिए है, गैसेस के लिए नहीं है। तो आपको इसका चैप्टर का, इस टॉपिक का बैकग्राउंड समझ में आ गया होगा। अब मैं आता हूं आपके, इसको कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम इसका मॉलिक्यूलर थियोरी पे स्टडी करना चाहेंगे। हम अंदर तक जाएंगे उसके मॉलिक्यूल्स को देखने के लिए कि मॉलिक्यूल्स क्या ऐसा काम करता है कि लिक्विड्स के सरफेस पे ये हमको फेनोमेना देखने को मिलता है, जिसका नाम है सरफेस टेंशन। इसलिए टॉपिक है मॉलिक्यूलर थियोरी। अब मॉलिक्यूलर की बात करेंगे तो दो तीन टर्म्स हैं जो हमको पहले मालूम होना चाहिए बिफोर मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊं इसका मॉलिक्यूलर थियोरी। तो पहला जो टर्म है जो मुझे आपको बताना है उसका नाम है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का क्या मतलब है? मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है उसको कहा जाता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। बड़ा इजी बात है। अब ये दो तरह के होते हैं। दो तरह के कैसे होते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस? एक होता है कोहेसिव और एक होता है एडहेसिव। अब ये एडहेसिव वर्ड आपने अगर सुना होगा, कारपेंटर लोग जो फेविकॉल यूज करते हैं ना, उसमें एडहेसिव लिखा आता है, कभी ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट टाइम। क्या फर्क है दोनों में? कोहेसिव फोर्सेस और एडहेसिव फोर्स में बेसिकली फर्क क्या है? वेल, कोहेसिव फोर्स की अगर हम बात करें तो वो फोर्सेस है मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स जो सेम एलिमेंट के हैं, सेम सब्सटेंस के हैं। जैसे आप कुछ ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड पानी का लेके आएंगे तो वो लोग सब जमा हो जाएंगे, एक साथ हो जाते हैं, उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है क्योंकि वो एक ही फैमिली के बोल सकते हैं, एक ही जाति के, एक ही सब्सटेंस है। तो वो हो गया कोहेसिव। फैमिली के अंदर का जो प्रेम भाव होता है उसको बोलते हैं कोहेसिव है, एक ही एलिमेंट के, एक ही सब्सटेंस। एडहेसिव मतलब अट्रैक्टिव फोर्स है लेकिन अलग अलग सब्सटेंस में। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखिए मार्कर से लिखा है बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे, तो मेरा इंक जो है व्हाइट बोर्ड पे चिपक गया है, तो ये फोर्स है एडहेसिव फोर्स जिसने चिपका दिया है। इसलिए फेविकॉल को एडहेसिव बोला जाता है क्योंकि दो अलग चीजों को चिपकाता है वो। वैसे ही लिक्विड में होता है, अगर आप टेस्ट ट्यूब में पानी डालेंगे और पानी फिर टेस्ट ट्यूब खाली कर देंगे, फिर भी टेस्ट ट्यूब में थोड़ा पानी चिपका रहता है, वो क्योंकि पानी का मॉलिक्यूल्स और टेस्ट ट्यूब के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है
दैट इज एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स जो होता है सेम सब्सटेंस में नहीं होता है, अलग अलग सब्सटेंस में मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स होता है, और कोहेसिव फोर्स जो होता है वो सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है। सो आई होप आई एम क्लियर, मैं क्लियर हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हम लोग आते हैं रेंज ऑफ फोर्स। ये जो फोर्स है उसका रेंज, इसी फोर्स का रेंज में बात करें। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेंज? अब रेंज आपको अगर बेसिक इंग्लिश समझ में आता है, रेंज मतलब कितनी दूर तक कोई चीज इफेक्टिव है। अब हम बोल रहे हैं कि एक मॉलिक्यूल है मेरा, ये मॉलिक्यूल का फोर्स है जो दूसरों को खींच रहा है, तो भाई उसका कहीं तक तो लिमिट होगा ना भाई, उतने तक ही खींच पाएगा, उसके आगे उसका काम नहीं, उसका फोर्स एक्ट नहीं करेगा। करेक्ट है, इफेक्टिव मतलब हम इसको बोल सकते हैं इफेक्टिव डिस्टेंस, मैक्सिमम कितने दूर तक इसका जो ताकत है अप्लाई हो सकता है, वो ताकत का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग रेंज बोलते हैं। और आप जानते हैं कितना रेंज है? उसका रेंज है 10⁻⁹ मीटर, जिसको हम लोग नैनोमीटर भी बोलते हैं। बड़ा कम डिस्टेंस है, अगर हम इंसान की तरफ से देखें तो हमारे लिए नेग्लिजिबल डिस्टेंस है, लेकिन एक मॉलिक्यूल के लिए ये बहुत बड़ा डिस्टेंस है। मॉलिक्यूलर लेवल पे आप जब जाएंगे तो ये डिस्टेंस काफी माना जाता है। ठीक है ना, तो ये है आपका रेंज, इतने दूर तक मॉलिक्यूल का अपना फोर्स का फील्ड है, मतलब वहां तक उसका इफेक्टिव फोर्स है। तो ये आपका हो गया रेंज। तीसरा टर्म जो समझना है वो है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि अगर मॉलिक्यूल, जैसे मैं मॉलिक्यूल, मेरा डिस्टेंस 10⁻⁹ तक मेरा इफेक्टिव फोर्स है, लेकिन किस किस डायरेक्शन में? चारों डायरेक्शन में। मेरा जो फोर्स होगा सब तरफ होगा, सिर्फ एक डायरेक्शन में थोड़ी होगा, चारों डायरेक्शन में होगा। तो अगर मेरा ये मॉलिक्यूल है तो इसका जो फोर्स होगा, मॉलिक्यूल का मैं सेंटर ले लूं तो इसका फोर्स सब जगह अप्लाई होगा। अब सब जगह अप्लाई होगा, ये जो डिस्टेंस होगा कितना होगा? ये उतना ही होगा, 10⁻⁹ मीटर के डिस्टेंस पे जो लोग होंगे उसके मॉलिक्यूल सब पे अट्रैक्ट होगा। क्या ये सर्कल होगा? नहीं, सर्कल नहीं होगा। डायग्राम आपको बोर्ड पे सर्कल दिख रहा होगा, लेकिन होगा तो स्फीयर, चारों तरफ, चारों ऊपर नीचे आजू बाजू सब जगह, तो एक स्फीयर बन जाएगा, बॉल जैसा स्फीयर। उस स्फीयर के सेंटर में मेरा मॉलिक्यूल है, और स्फीयर के पूरे सरफेस पे उसका वहां तक उसका साम्राज्य है, किंगडम है, मतलब वहां तक उसका फोर्स एक्ट करेगा। उस स्फीयर को बोलते हैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, जहां तक उसका इन्फ्लुएंस है जितनी एरिया में या जितने पोर्शन में, उसको हम लोग स्फीयर, क्योंकि वो स्फीयर बन रहा है ना, इसलिए उसका नाम है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। नेक्स्ट टर्म पे मैं आता हूं, इसका नाम है सरफेस फिल्म। अब ये सरफेस फिल्म क्या है? अब सरफेस फिल्म कैसा है ना कि अगर हम लोग, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे टॉप सरफेस पे XY अगर आपके सामने है, तो एक पर्टिकुलर लेयर होता है, थिकनेस। ये जो थिकनेस होता है ना, देखिए मैंने बना XY और X', Y', ये जो थिकनेस है ना, ये थिकनेस अब ये जो थिकनेस है, वो थिकनेस कितना होगा? जितना मॉलिक्यूल का रेंज होगा, सिंपल। तो वो जो रेंज जितना, जो थिकनेस होगा ना टॉप लेयर का, पूरा फ्लूइड लिक्विड का एकदम टॉप लेयर का जिसका थिकनेस, वो थिकनेस कितना होगा? वो यही होगा 10⁻⁹ मीटर। उस थिकनेस को हम लोग बोलते हैं सरफेस फिल्म। याद रखिएगा, सरफेस फिल्म थिकनेस है, एक पर्टिकुलर लेयर है लिक्विड का, टॉप लेयर, और उसका उतना ही थिकनेस है जितना उसका रेंज है मॉलिक्यूल, उतना ही थिकनेस। तो हम बोल सकते हैं कि अबाउट 10⁻⁹ मीटर का वो थिकनेस है, उसको बोला जाएगा सरफेस फिल्म। और एक और टर्म है जिसको हम बोलते हैं फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, फ्री सरफेस का मतलब है एकदम टॉप लेयर, टॉप, जिसमें कोई भी, जिसके ऊपर कुछ नहीं, उसके ऊपर है क्या है? एयर, मतलब उसके ऊपर कोई लिक्विड सरफेस नहीं, लेयर नहीं है, उसमें शियर स्ट्रेस 0 होता है। इंपॉर्टेंट चीज है बोलना, शियर स्ट्रेस। अब लोग पूछेंगे सर शियर स्ट्रेस का मतलब क्या?
जब दो लेयर लिक्विड का होता है तो उनमें फ्रिक्शन होता है, जब वो आपस में टकराते हैं उनके मॉलिक्यूल्स, तो फ्रिक्शनल फोर्स होता है जिसकी वजह से स्ट्रेस क्रिएट होता है, जिसको शियर स्ट्रेस कहा जाता है। लेकिन आपका एकदम जो टॉप है, एक्स वाई का जो लेयर है, टॉप एकदम है, उसके ऊपर तो लिक्विड है ही नहीं, तो उसके लिए शियर स्ट्रेस जैसा कोई चीज ही नहीं है, उसको बोलते हैं फ्री सरफेस। वो फ्री है, उस पर कोई ऊपर से बर्डन नहीं है, इसलिए भाई फ्री है वो, इसलिए उसको कहा जाता है फ्री सरफेस। तो सरफेस फिल्म अगर हम बोले तो एक्स वाई से लेके एक्स डैश वाई डैश, और अगर मैं फ्री सरफेस की बात करूं तो सिर्फ एक्स वाई का जो लेयर है वो फ्री सरफेस है। तो ये कुछ टर्म्स है जो मुझे आपको बताने थे बिफोर मैं आपको स्टार्ट करूं एक्सप्लेन करना कि सरफेस टेंशन क्या होता है। तो आई होप आपको ये सब टर्म्स अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। चलिए आ जाते हैं अपने सरफेस टेंशन को मॉलिक्यूल थ्योरी से कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा। उसके लिए हम एक वेसल लेते हैं जिसमें लिक्विड है, और उसमें तो आप जानते हैं कि बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा। हम तीन मॉलिक्यूल, कौन से तीन मॉलिक्यूल? एक हमारा मॉलिक्यूल है जो एक पूरा कंप्लीटली लिक्विड के अंदर ही है, मॉलिक्यूल ए। एक हमारा दूसरा मॉलिक्यूल बी है जो फिल्म में है, फिल्म, देखिए इसलिए वर्ड फिल्म आपको मालूम होना चाहिए, सरफेस फिल्म के अंदर है, कहीं भी है। और एक मेरा तीसरा मॉलिक्यूल सी है जो फ्री सरफेस पे, फ्री मतलब टॉप, समझ गए ना? तो तीन अलग अलग रीजन या पोर्शन में मेरे तीन मॉलिक्यूल्स हैं। अब हम देखेंगे ये तीन मॉलिक्यूल्स पे ये क्या काम करते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, और उनका रेंज भी क्या काम करता है, और डेफिनेट स्फीयर तो होगा ही। तो अगर मैं मॉलिक्यूल ए की बात करूं तो क्या हो रहा है उधर, भाई उसका वो सब पे अपना फोर्स अप्लाई कर रहा है और सब लोग उस पर भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उसके जो आजू बाजू है। तो क्या होगा, नेट फोर्स ऊपर नीचे दाएं बाएं सब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इसका मतलब ए का स्टेट क्या है, मॉलिक्यूल ए जो अंदर उसका स्टेट क्या है, फ्री, कुछ नहीं, कोई उस पर फोर्स ही नहीं है, एकदम निश्चिंत होकर घूम रहा है, कोई फोर्स, नेट फोर्स जीरो, इसके नेट फोर्स जीरो है, रिलैक्स स्टेट है, एकदम आराम से पानी में फ्लूइड में घूम रहा है वो, उस पर कोई भी नेट फोर्स नहीं है। तो अगर मैं मॉलिक्यूल ए की बात करूं, नो नेट कोहेसिव फोर्स, उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं है। चलिए आ जाइए मॉलिक्यूल बी पे। मॉलिक्यूल बी जो मेरा सरफेस फिल्म में है। अब सरफेस फिल्म में है तो क्या हो रहा है उधर, इसका जो स्फीयर है, मॉलिक्यूल बी का जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, उसका थोड़ा पोर्शन फ्री सरफेस के बाहर भी है, मतलब एयर में भी है। अब वहां क्या होगा, वहां पे तो कोई उसको खींचने वाला नहीं। आप बोलेंगे सर एयर का नहीं होगा क्या, इंटरमॉलिक्यूलर होगा ना, लेकिन एयर की डेंसिटी इतनी कम है कि उसका जो फोर्स होगा वीक होगा। मतलब ये पोर्शन जो आपको दिख रहा है, जो खाली पोर्शन है, वहां पे उसको ऊपर खींचने वाला मॉलिक्यूल कोई नहीं है। तो नेट क्या है, ऊपर थोड़े मॉलिक्यूल्स तो खींच रहे हैं डेफिनेटली, लेकिन ज्यादा मॉलिक्यूल लिक्विड के नीचे खींच रहे हैं। तो बी मॉलिक्यूल पे जो नेट कोहेसिव फोर्स है, नेट कोहेसिव फोर्स इधर एक्ट हो रहा है डाउनवर्ड्स। बी मॉलिक्यूल ऊपर का, जैसे मैंने बोला एयर है, लेकिन एयर बहुत वीक है तो उसको नेट नीचे खींच, तो जितने भी फिल्म में है ना लेयर मॉलिक्यूल, जितने भी, उनको नेट नीचे खींचा जा रहा है। अब आ जाइए मॉलिक्यूल सी पे। भाई मॉलिक्यूल सी का क्या है सर, अरे मॉलिक्यूल सी का आधा स्फीयर तो हवा में है, आधा स्फीयर पानी में है, और जो पानी या लिक्विड में वो सब तो सब नीचे खींचने बेचारे को, ऊपर तो भाई बेचारे एयर है, उनका इतना कुछ ताकत वाकत है ही नहीं, तो सब के सब ये सेम आएगा, नेट कोहेसिव फोर्स डाउनवर्ड्स। एयर के साथ एडहेसिव फोर्स है लेकिन वीक है, एडहेसिव फोर्स है, मैं मना नहीं कर रहा, होगा बहुत कम होगा, इतना वीक है कि नेट तो कोहेसिव है, नीचे खींचा है। अब समझिए, अब ये आते हैं, अब मैं आपको समझाता हूँ कि सरफेस टेंशन क्या है एक्चुअली। तो हम ये देख रहे हैं कि हमारे जो मॉलिक्यूल्स है ना, जो फिल्म में, सरफेस फिल्म में है, उन सब का बिचारों का हालत बड़ा खराब है, उन सबको नीचे खींचा जा रहा है। समझ रहे हैं आप, समझिए ना कि अगर आपको लोग खींच रहे हैं एक तरफ से, और आपको कोई पीछे सपोर्ट, जैसे वो रस्सी वाला होता है, दो तरफ है, 10 जन इधर 10 जन उधर, अभी एक साइड एकदम ज़्यादा स्ट्रांग है, आपका कमज़ोर है, आपको लोग खींच रहे हैं, तो आपकी हालत तो ख़राब होने वाली है, आपकी हालत ख़राब होने वाली है, इन लोग की हालत ख़राब हो जाती है बड़ी,
बड़ी खराब हालत है इन लोग की। इन लोग क्या हो जाते हैं ना, स्ट्रेच हो जाते हैं, पूरा एक इलास्टिक मेम्ब्रेन जैसा स्ट्रेच हो जाते हैं। जो सरफेस है ना आपका, सरफेस पे इट बिकम्स अ स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन। एकदम उनका एकदम खिंच जाते हैं वो लोग, क्योंकि उनके थोड़े बहुत मॉलिक्यूल भाई भाग जाते हैं। जैसे आपका, आप खेल रहे हैं, आपके थोड़े लोग टीम वाले भाग गए, भाई हम लोग तो जीतने वाले नहीं, निकल जाओ। अब निकले तो हालत और खराब, तो खिंच जाते हैं सब मॉलिक्यूल्स, स्ट्रेच मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसीलिए जब खिंच जाते हैं तो उसके ऊपर जो स्पाइडर है ना आसानी से चल पाता है। उसके ऊपर अगर आप नीडल रखें ना, ग्रीस वाला ऊपर रह पाता है। आपके जो बीएमसी या म्यूनिसिपैलिटी वाले जो छिड़काव करते हैं बारिश में, पानी जहाँ जमा क्यों करते हैं, वहाँ पे अंडे होते हैं सरफेस पे मलेरिया मॉस्किटोज के। अब वो ऊपर ही है क्योंकि स्ट्रेच मेम्ब्रेन है, तो उनको होल्ड करके रखा है। अब जैसे वो स्प्रे मारते हैं ना, जो उनका केरोसिन का जिसका भी स्प्रे दवाई का, तो वो क्या करता है, स्ट्रेच को ढीला करता है और मॉलिक्यूल सप्लाई करता है, तो ढीला हो जाता है। ढीला हो जाता है तो अंडे नीचे चले जाते हैं, वो अंदर सबमर्ज हो जाते हैं और उनके अंडे अंदर मर जाते हैं, तो मलेरिया स्प्रेड होने से बच सकता है। ये है आपका एक्सप्लेनेशन सरफेस टेंशन का। ये जो एप्लीकेशंस मैंने आपको ही बताया, आप समझ रहे हैं, सब एकदम स्ट्रेच्ड है। अभी आपको दूसरा एग्जांपल समझाते हैं। सपोज सर्कल में लोग खड़े हैं, 10 जन को, सबको बोला हाथ पकड़ के भाई खड़े रहो, सब लोग आराम से खड़े हो गए सर्कल में। अब बोला है सर्कल वैसे रखना पड़ेगा, छोटा नहीं कर सकते, लेकिन एक आदमी निकलो। अब जब एक आदमी निकला तो अगर मैं ऐसा खड़ा था तो मेरा हाथ ऐसा खींच जाएगा। बोलेंगे एक और आदमी निकालो, मेरा और हाथ खींचेगा, एक और निकालो और, मतलब ये स्ट्रेच होता जाएगा ना। तो सरफेस पे अगर मॉलिक्यूल को नीचे किया, 2-4 नीचे चले गए, तो बेचारा जो रह गया वो तो स्ट्रेच कंडीशन में होंगे। ये जो स्ट्रेच कंडीशन में मेरा सरफेस है ना, उसी को कहा जाता है सरफेस टेंशन। दैट इज द फेनोमेना ऑफ सरफेस टेंशन। इसको अगर आपको मैथमेटिकली डिफाइन करना है फिजिक्स के हिसाब से, तो आप अभी ऊपर से देखिए, मैं अगर सपोज ऊपर से देखता हूँ, तो ऊपर से आपको ऐसा सपोज लिक्विड का ये देख रहा है। अब यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन ले लीजिए PQ। इस PQ इमेजिनरी लाइन पे सरफेस पे हर मॉलिक्यूल पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है ना, वो दोनों तरफ खींचा जा रहा है बेचारा, दोनों तरफ, क्योंकि उसका जगह कम पड़ रहा है ना। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, कैसे दोनों तरफ से आपको खींचा जा रहा है, वैसे दोनों तरफ से खींचा जा रहा है। सो द टेंजेंशियल फोर्स, मैं बता रहा हूँ, सुनिए ध्यान से, द टेंजेंशियल, क्योंकि टेंजेंट सरफेस के ऊपर है तो टेंजेंशियल फोर्स होगा। द टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग per unit length on an imaginary line on the surface on either side, दोनों साइड पे per unit length, उसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन इज फोर्स per unit length। एक इमेजिनरी लाइन अज्यूम करिए सरफेस पे, उसके दोनों साइड पे जो फोर्स एक्ट करता है, खींचता है जो मॉलिक्यूल को, उसी को बोलते हैं सरफेस टेंशन। अब नया टर्म सुनने को आया सरफेस टेंशन, तो भाई चलिए बता दिए यूनिट क्या, बड़ा सिंपल है। फोर्स का तो न्यूटन है सर, और इसका मीटर है, तो न्यूटन पर मीटर, वेरी करेक्ट। कोई पूछेगा डायमेंशन बता दो, डायमेंशन बता सकते हैं सर। फोर्स का डायमेंशन तो सर मास इनटू एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन मीटर, मास 1 एट टाइम पर सेकंड स्क्वायर, तो t⁻², मीटर 1 तो 1 कट जाएगा, L0 m1, ये आपका डायमेंशन हो गया। ऐसा निकाल सकते डायमेंशन, तो काम ठीक है। एमसीक्यूज में कहीं पूछ लेते, इसलिए डायमेंशन आना चाहिए। तो ये था आपका सरफेस टेंशन। तो ये आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि मॉलिक्यूलर थियरी से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म सरफेस टेंशन। अब एक और चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, इसी से रिलेटेड क्या है। अब देखिए, वापस मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा तो शायद आसानी होगी। अब वही देखिए, रस्सी खींचे जा रहे हैं, 10 जन उधर हैं, आपके थोड़े चले गए छोड़ के, आप लोग के 10 थे तो 2-3 चले गए, 7 रह गए। अब मजेदार बात क्या है, अभी इनको छोड़ के चले गए, इनको खींचा जा रहा है, फिर भी ये नीचे तो नहीं जा रहे, अटके पड़े ऊपर। मतलब आपके 7 जन हैं, उधर 10 जन हैं, आप खींच रहे हैं, आप हार नहीं रहे, आपको वहां लोग ने उस खींचा नहीं है, आप डटे अपनी जगह पे। अगर आप अपनी जगह पे डटे हैं, इसका क्या मतलब, 10 जन के सामने 7 जन भी डटे हैं, इसका क्या मतलब, इसका मतलब कि आप लोग के पास एक्स्ट्रा एनर्जी है। वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है उसी वजह से तो आप डटे हुए हैं।
तो क्या मैं कह सकता हूँ सेम इधर भी कि ये जो मेरा सरफेस वाला मॉलिक्यूल्स है बेचारे जो इतने सरफेस स्ट्रेस में हैं, जिनको खींचा जा रहा है फिर भी वो नीचे नहीं जा रहे हैं, तो क्या उनके पास एक्स्ट्रा एनर्जी है? यस, उनके पास एक्स्ट्रा एनर्जी है, और उस एक्स्ट्रा एनर्जी को हम बोलते हैं सरफेस एनर्जी। अब मैं उसी टर्म पे आता हूँ, सरफेस एनर्जी। तो ये जो मॉलिक्यूल जो सरफेस पे है उनके पास जो एक्स्ट्रा एनर्जी है उसी को हम क्या बोलेंगे? सरफेस एनर्जी। तो ये हमारा नेक्स्ट टर्म है, सरफेस एनर्जी। तो सरफेस के मॉलिक्यूल्स के पास डेफिनेटली एनर्जी होना चाहिए, नहीं तो नीचे चले जाते हैं। अगर एनर्जी नहीं होता, उनको तो खींचा जा रहा है, फिर भी नहीं जा रहे नीचे, एनर्जी एक्स्ट्रा। अच्छा, कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। के पास है एक्स्ट्रा पोटेंशियल। देखिए, कोई भी चीज स्ट्रेच कंडीशन में रहती है, स्टेशनरी में एक्स्ट्रा एनर्जी रहती है, इट इज ऑलवेज पोटेंशियल। फिर वाटर स्टोर्ड इन अ डैम हो, कि आपका एक स्ट्रेच स्ट्रिंग हो, या बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जहाँ पे एनर्जी जो स्टोर होती है ना मतलब रेस्ट कंडीशन में, वो ज़्यादातर पोटेंशियल एनर्जी है। तो इनके पास एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी है, जिसकी वजह से ये ऊपर टिके हुए हैं। करेक्ट है। अब एक और की बात, इधर एक और बात हो रही है। ये बात ये है कि देखिए सर, हर सिस्टम तो ये चाहता है यूनिवर्स में कि भाई हमारी जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो चली। हम लोग सब लोग चाहेंगे कि मेरा एनर्जी जो है ना मिनिमम रहे। जैसे हम लोग एक इंसान है, हम क्या चाहेंगे कि हम भी रिलैक्स है ना, स्ट्रेस में नहीं रहना चाहिए, टेंशन में हमको नहीं। ये भी बेचारे टेंशन में है, ये भी चाहते हैं कि इनको टेंशन में नहीं रहना है, एनर्जी इनकी कम करनी है। तो भाई एनर्जी कम कैसे करेंगे? ये अभी नेक्स्ट सवाल है। इंसान जैसे अपने आप को रिलैक्स करने के लिए अलग अलग चीज़ करता है, तो ये लोग क्या करते हैं? ये लोग बड़ा एक सिंपल काम करते हैं। क्या करते हैं सुनिए, ये लोग क्या कोशिश करते हैं कि अपना इनका मानना है कि हमारे सरफेस पे उतना ज़्यादा फोर्स एक्ट हो रहा है ना, तो हम एक काम करके अपने सरफेस को छोटा करते हैं। बात समझने की कोशिश करिए। इसको रिड्यूस करने के लिए सरफेस एरिया को रिड्यूस करो, ये उनका एम रहता है। हम अगर अपने सरफेस को कम कर देंगे तो हमारी एनर्जी उतनी कम हो जाएगी, हमारा एनर्जी कम हो जाएगा, क्योंकि हर सिस्टम यूनिवर्स का चाहता है कि उसकी एनर्जी मिनिमाइज। और देखिए आप, जैसे कि करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर, क्यों? एनर्जी कम करने के लिए। सिंपल है। वाटर फ्लोज फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, क्यों? एनर्जी कम कर, उसको अपना एनर्जी स्टेट कम करने का। हर एक चाहता है कि मेरा एनर्जी स्टेट पोटेंशियल का कम हो, ये लोग भी वही चाहते हैं। तो इसके लिए क्या कोशिश करते हैं? अपना सरफेस का एरिया कम करना। अभी हमारे ज्योमेट्रिक में है क्यूब, क्यूबॉइड, पैरेललोपिपेड, कोन, सिलेंडर, स्फीयर, कितने सारे हैं ना। आप जानते हैं उसमें सबसे कम सरफेस एरिया किसका है फॉर अ गिवन वॉल्यूम? कौन है? स्फीयर। सबसे कम सरफेस एरिया फॉर अ गिवन वॉल्यूम इज स्फीयर। अब समझे क्यों लिक्विड ड्रॉप स्फेरिकल शेप है? लिक्विड ड्रॉप स्फेरिकल शेप इसीलिए है क्योंकि वो लोग अपना सरफेस एरिया रिड्यूस करना चाहते। क्यों? क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा एनर्जी है जिसको उनको रिड्यूस करना है। रिड्यूस करने के लिए अपना सरफेस एरिया कम करते हैं, और सबसे कम सरफेस एरिया स्फीयर का माना जाता है, इसीलिए लिक्विड ड्रॉप्स का शेप स्फेरिकल होता है। और एक और चीज करके देख लीजिए, आप है ना थोड़े लिक्विड ड्रॉप्स लाइए, आजू बाजू छोड़ दीजिए पास में, तो सब पास में आ जाए। उसको कोएलेस पास में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि पास आने से उनका सरफेस एनर्जी का अभी सपोज 10 ड्रॉप्स है, 10 का अपना अलग अलग सरफेस एनर्जी है ना, सरफेस एरिया अलग, तो सरफेस एनर्जी सबका एक्स्ट्रा 10 है। जब मिक्स हो जाएंगे तो उनका सरफेस एरिया कम हो जाएगा, एक हो जाएंगे तो उनकी एनर्जी कम, इसलिए वो लोग चिपक जाते हैं। तो चिपकने के लिए उनको डिफिकल्टी, लेकिन उनको अलग करना है ना तो आपको एनर्जी लगाना पड़ेगा, आपको उनको एक्स्ट्रा, क्योंकि निकालना आसान नहीं है। निकालने के लिए उसके एरिया आपको बढ़ाना पड़ता है। एरिया बढ़ाना पड़ता है मतलब आपको उसका सरफेस एनर्जी बढ़ाना पड़ेगा, और सरफेस एनर्जी आसानी से नहीं बढ़ता है। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा बाहर से वर्क करना पड़ेगा, बाहर से एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। तो ड्रॉप्स को पास आना अपना आसान है, ड्रॉप्स को लिक्विड को एक से अलग और ड्रॉप्स बनाना वो डिफिकल्ट है, क्योंकि उसका एनर्जी बढ़ जाता है। आई होप ये आपको सरफेस एनर्जी का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो अब ये बात आ जाती है कि अगर सर ये सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन सरफेस से ही बात रिलेटेड है, तो उनके बीच में कोई होना चाहिए क्या रिलेशन? है ना रिलेशन। सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी के बीच में रिलेशन है।
अब वही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, क्या रिलेशन है बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी, अब वो मैं आपको बताता हूँ। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। भाई कैसे, उसके लिए एक सिस्टम बनाना पड़ता है। एक फ्रेम लेते हैं, रेक्टेंगुलर फ्रेम, लेट्स से P डैश S डैश S, एक फ्रेम है अपना फिक्स्ड फ्रेम है, उसमें हम लोग एक पतला सा फिल्म जैसा लगाते हैं, धागा जैसा है पतला, जो स्लाइड हो सकता है, मूव हो सकता है। सपोज इसको मैंने QR नाम दिया। तो ये फ्रेम है। अभी जैसे आप बीच बीच में जाएंगे तो वहाँ पे मतलब बबल बनाने होता है, मतलब सोप सॉल्यूशन डालो, फुलाओ तो बबल्स निकलता है, वैसा कुछ ऐसा है, मतलब ये थोड़ा बड़ा सा है। अब वही करने का, इसको क्या करने का, सोप सॉल्यूशन में डाल के बाहर निकालेंगे। जब आप सोप सॉल्यूशन में डाल के बाहर निकालेंगे तो इसमें आपका सोप सॉल्यूशन बन जम जाएगा, आ जाएगा। आपका इसमें लिक्विड आ गया, ठीक है ना। अब हाँ, अब मैं बता दूं इसका जो लेंथ है ना, ये लेंथ सपोज L है। अब ध्यान से सुनिए, आपने इसको डाला, ये बाहर आया। अब बाहर आया तो क्या होगा, सोप सॉल्यूशन लिक्विड है तो अपनी एरिया वो कोशिश करेगा, अपनी एरिया कम, हर जहाँ भी लिक्विड होता है अपनी एरिया कम करने की कोशिश करता है। रेक्टेंगल है ना, वो कम करने की कोशिश करेगा, तो ये इस सरफेस पे पुल करने की कोशिश करेगा, भाई ये तो हिलेगा नहीं। P डैश S डैश को खींचने की कोशिश, वो भी हिलेगा नहीं। इसको पुश करने के अंदर की तरफ नहीं हिलेगा। कौन हिलेगा, सिर्फ QR हिलेगा, क्योंकि वो स्लाइड हो सकता है। तो QR को अंदर की तरफ पुल करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको अपना एरिया कम करना है, अपनी एनर्जी कम करनी है। तो सपोज वो फोर्स F है, तो फॉर्मूला के हिसाब से फोर्स का फॉर्मूला क्या है, उधर देखिए, फोर्स का फॉर्मूला है सरफेस टेंशन इनटू लेंथ, तो इट इज सरफेस टेंशन इनटू L। नो, इट इज नॉट L। व्हाई सर, फॉर्मूला तो आपने L बोला है। देखिए ये जो सरफेस है ये दो है, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। अगर आपका ये है सरफेस, लिक्विड के लिए दो माना जाएगा, एक ऊपर का और एक बॉटम नीचे का भी तो है, तो उसके लिए दो सरफेस है, एक नहीं है लिक्विड के लिए। मॉलिक्यूल लेवल पे वो दोनों मायने रखता है, तो आपको लिखना पड़ेगा 2L। दो लेंथ है, ऊपर वाला और पीछे से भी लेंथ है, तो दो हुआ, उसके लिए फोर्स। समझ रहे हैं। तो ये फोर्स से क्या करेगा, फ्लूइड लिक्विड जो है ये QR को अंदर की तरफ खींचने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब आप एक काम करिए, आप क्या करिए, आप इसको सेम एक दूसरा फोर्स F डैश विच इज इक्वल टू F, उसको इस तरफ खींचिए, बाहर की तरफ, अगेंस्ट, भाई तो अंदर खींच रहे हम लोग बाहर खींचेंगे। अब बाहर खींचने का, और इसको यहाँ पे लेके आइए Q डैश R डैश, और ये डिस्टेंस है ना, ये सपोज dx, मतलब आपका लिक्विड इधर भी आ जाएगा, जब आप खींचेंगे तो आपका लिक्विड यहाँ भी पहुंच जाएगा। अब ये क्या अपने आप हो रहा है, नहीं सर, आपको करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा ना। आप फोर्स अप्लाई करके क्या करें, वर्क करें। अभी बड़ा सिंपल है भाई, देखिए पोटेंशियल जब भी होती है ना, तो वहाँ वर्क कंसेप्ट होता ही होता है, क्योंकि बिना वर्क के एनर्जी पोटेंशियल के फॉर्म में स्टोर नहीं हो सकती। तो आप जो एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं बाय डिस्प्लेसमेंट dx, तो आप वर्क कर रहे हैं। तो ये जो वर्क करें dw, आपको फॉर्मूला तो पता है F डैश dx, लेकिन मेरा F डैश इज F विच इज T इंटू 2L dx, T इंटू 2L dx। और ये 2L dx क्या है, 2L लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ तो एरिया होता है। और ये चेंज, ये एक्स्ट्रा है, मतलब ये आपने चेंज किया है, अब इसको बोल सकते हैं क्या, चेंज इन एरिया। यस, दिस इज द चेंज इन एरिया। सो dw इज इक्वल T इंटू dA, चेंज इन एरिया। कौन सा, सरफेस एरिया ना, दिस इज योर सरफेस एरिया व्हिच यू हैव चेंज। आपने वर्क किया, ये वर्क कहाँ जाएगा, ये वर्क स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ सरफेस एनर्जी। सो कैन आई से कि भाई सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू P इंटू dA। एक और रिलेशन है टेंशन के लिए, सरफेस टेंशन के लिए, सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। चेंज इन एरिया मतलब एरिया बढ़ भी सकती है, एरिया घट भी सकती है। अगर लिक्विड ड्रॉप्स पास में आ गए, घट गई एरिया। अगर लिक्विड ड्रॉप्स आपने बना दिया एक में से, एरिया बढ़ गई। तो वो है चेंज इन एरिया, करेक्ट। तो आज का जो लेक्चर है उसका थियरी पार्ट यहाँ तक है।
काफी इंटरेस्टिंग है, पूरा सरफेस के बारे में हमने बात किया हुआ है, जहाँ सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, उसके बीच का रिलेशन। अब नेक्स्ट अपना पॉइंट आता है, इस पे सम भी हो जाए। सो लेट्स सी अ सम ऑन दिस। तो यहाँ पे आपके सामने मैं एक सम लाया हूँ, थोड़ा सा एक इजी सम है और एक थोड़ा सा ट्रिकी भी करूंगा। पहले मैं आपके लिए इजी सम दिखा रहा हूँ। एक रेक्टेंगुलर वायर है, अभी अभी जो हमने देखा था फ्रेम का, जिसका साइज है 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर, तो भाई एरिया 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब हो गया कि ये 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अगर आपको इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, उसको सोप सॉल्यूशन में डाल के बाहर निकाला। अब फिल्म का साइज चेंज हो गया, एरिया चेंज हो गया, कितना हो गया 3 सेंटीमीटर बाय 3 सेंटीमीटर, दैट इज 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज 9 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। सरफेस टेंशन T दिया हुआ है 3 × 10⁻² न्यूटन पर मीटर। बोला है भाई कितना वर्क डन हुआ है, वर्क डन तो हुआ है, कैसे पता चला भाई? एरिया इंक्रीज बिना वर्क डन के हो ही नहीं सकता फिल्म का, क्योंकि फिल्म तो लिक्विड क्या चाहता है, एरिया घटा है, आपने तो बढ़ा दिया तो वर्क डन तो होगा। अभी अभी हमने देखा तो वर्क डन जो सरफेस एनर्जी दैट इज टेंशन इनटू द चेंज इन एनर्जी, भी देखा था हमने। सो वर्क डन इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। अब एक चीज ध्यान रखिए, अब आप चेंज इन एरिया जो कर रहे हैं, यहाँ पे दो सरफेस है, एक ऊपर एक नीचे, मैंने आपको बताया था, इसको ट्वाइस लेना मत भूलिएगा, ट्वाइस लेना मत भूलिएगा। तो ये है 3 × 10⁻² इंटू 2 टाइम्स। चेंज इन एरिया का मतलब क्या हुआ, A2 - A1, दैट इज द चेंज। 6 × 10⁻², नाउ व्हाट इज माय A2? इट इज 9 × 10⁻⁴ माइनस 4 × 10⁻⁴। तो भाई क्या हो जाएगा, देखिए बड़ा इजी आपके सामने है ये। तो 6 × 10⁻², 9 - 4 is 5, 5 × 10⁻⁴, 6 5s are 30 × 10⁻⁻6, 3 × 10⁻⁵ जूल। कैसा लगा, इजी लगा? इसमें सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखिएगा, मैंने इजी समझा, आपने इतना इजी क्यों लिया? एक ही चीज गलती होती है और ये 2 लोग नहीं लिखते हैं, लोग सीधा T × चेंज इन एरिया, T × 10⁻⁴ A1 2 का ध्यान नहीं रहता है, इसलिए मुझे ये सब आपके लिए बताना है। इजी सिंपल है ना, एक थोड़ा ट्रिकी लेते हैं। तो आ गए हम लोग इस सम पे 20th क्वेश्चन नंबर 20। थोड़ा सा ट्रिकी है, जरा ध्यान दीजिएगा। 27 ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ऑफ रेडियस 0.1 mm। तो आपके जो 27 ड्रॉपलेट्स हैं, छोटे छोटे ड्रॉप्स, उनका जो रेडियस है 0.1 mm है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 0.1 × 10⁻³ मीटर। ये लोग सब मिलके एक बड़ा ड्रॉप बन जाते हैं। अब इमेजिन कर रहे हैं ना, छोटे छोटे ऐसे ड्रॉप्स हैं, ये सब एक ड्रॉप बन जाता है। ऐसे 27 ड्रॉप हैं। अब मैंने आपको बताया था जब मिल जाएंगे तो क्या होगा भाई, एनर्जी कम हो जाएगा, डिक्रीज, सरफेस एरिया कम होता है, एनर्जी रिलीज हो जाती है, उनका एनर्जी कम हो जाता है। तो वही पूछा भाई, इधर सरफेस चेंज इन सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन दिया हुआ है, तो भाई सरफेस टेंशन मतलब T दिया हुआ है, दैट इज 0.072 न्यूटन पर मीटर। अभी मैं ट्रिकी पार्ट क्या है वो समझ लीजिए। पहले तो मैं फॉर्मूला लिखता हूं, चेंज इन सरफेस एनर्जी जो पूछा हमको, इसको मैं लिख सकता हूं सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन सरफेस एरिया, चेंज इन सरफेस एरिया। तो अब सरफेस टेंशन तो चलो दिया है सर 0.072, चेंज इन सरफेस एरिया का मतलब क्या है? अब देखिए एरिया घटा है, मतलब इसका एरिया ज्यादा है, ये ज्यादा है इसलिए एक बन के ये लोग एक बने ना, तो ये ज्यादा है तो इसका एरिया क्या है, सब स्फेरिकल है, 27 स्फेरिकल है, 27 इंटू स्फेरिकल जानते हैं एरिया ऑफ अ स्फीयर, फॉर्मूला 4πr², 4πr² स्मॉल छोटा है, माइनस सिंगल ड्रॉप 4π कैपिटल R। मैं उसका कैपिटल ले लेता हूं, मैं इसका जो रेडियस है क्या ले रहा हूं, कैपिटल। प्रॉब्लम सिर्फ ट्रिकी पार्ट क्या है कि सर हमको सब मालूम है लेकिन ये सर कैपिटल R नहीं मालूम है, वो एक ट्रिकी पार्ट है कि हमको सर कैपिटल R नहीं मालूम है। तो पूरा का पूरा जो गेम है ना इसमें, वो कैपिटल R ढूंढने में। पहले मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूं, मैं 4π को बाहर निकाल देता हूं
27r² माइनस कैपिटल R², इसको लिख देता है इक्वेशन नंबर 1। रहने स्मॉल r² पता है, लेकिन कैपिटल R भी निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? 10th स्टैंडर्ड का याद करिए, आपका मेंसुरेशन चैप्टर। अब कई लोग बोलेंगे हम लोग ऑनलाइन में थे, हमको नहीं था, व्हाटएवर। अगर मेंसुरेशन में ये कंसेप्ट है कि अगर आप एक चीज को दूसरे चीज में जब कन्वर्ट करते हैं 3D को, तो उसका जो वॉल्यूम रहता है वो कांस्टेंट रहता है। सुना होगा मेंसुरेशन में, वैसे अभी आप 12th में तो कंसेप्ट आप समझते होंगे। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ 27 ड्रॉपलेट्स शुड बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप, क्योंकि वही सब मिलके एक बने ना। तो इनका 27 को जो वॉल्यूम है वही एक का वॉल्यूम होगा जो एक बना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है भाई स्फीयर का? 4/3 पाई स्मॉल r³ छोटा वाला 4/1 है ये, तो ये अकेला है, ये अकेला ही 27 है। सर ये सब कैंसिल हो गया, ओके। तो सर क्यूब रूट ले लो, 3r इज इक्वल टू सर कैपिटल R, वेरी गुड। सो व्हाट इज कैपिटल R इज इक्वल टू सर 3 इंटू स्मॉल r है सर 0.1 इंटू 10⁻³ सो कैपिटल R इज इक्वल टू 0.3 इंटू 10⁻³ मीटर। चलो भाई आ गया, R आ गया, इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, ध्यान देना भाई, ध्यान देना, इधर सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो दिस इज इक्वल टू, मैं ये सब नहीं लिख रहा हूँ, थोड़ा जगह कम पड़ेगा, तो 0.072 इंटू मतलब इन 1 हम लोग 1 में डाल रहे हैं, इंटू 4 इंटू 3.142 27 इंटू स्मॉल r का वैल्यू कितना है सर? 0.1 इंटू 10⁻², सॉरी -3 का स्क्वायर माइनस कैपिटल R कितना मिला है सर? 0.3 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। देखिए सब मिल गया, अभी कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। देखो जगह कम है और कैलकुलेशन तो ठीक है, दैट यू शुड बी नोइंग, बता देता हूं अगर आपको समझना हो रही तो। देखिए 0.1 का आप स्क्वायर करेंगे तो होगा 0.01 इंटू 27 करेंगे तो 0.27, 0.3 का स्क्वायर होगा 0.09, तो 0.27 माइनस 0.09 विल बी 0.18, और ये 10⁻⁻6 है ना, वो कॉमन बाहर आएगा। मतलब थोड़ा बहुत अगर चाहिए तो मैं बता देता हूँ, 0.072 इंटू 4 इंटू 3.142 इंटू वो मैंने बताया ना, माइनस करेंगे तो 0.18 इंटू 10⁻⁻6। अभी आपको सॉल्व करना है, इतना तो आप कर ही सकते हैं। मैं आपको सिर्फ आंसर बता सकता हूँ, वो कर देता हूँ मैं, 1.628 इंटू 10⁻⁻7। ट्रिक क्या था बताओ, ट्रिक क्या था सर? ये R कैसे निकालने का, वही ट्रिक था, ये जो कैपिटल R निकालना है सर, ये वॉल्यूम का कंसेप्ट से कैपिटल R मिलेगा, फिर डाल लेने का, फिर कुछ नहीं था। एक सम जैसे ये है ना कि 27 ड्रॉप से एक बनता है, दूसरा भी है, वो आप खुद ट्राई करेगा। एक मर्क्यूरी ड्रॉप को तोड़ के 8 ड्रॉप बना है, 8 है मेरे ख्याल से, देख लीजिएगा, वो ट्राई करिएगा, है कि नहीं? तो आई होप आपको ये लेक्चर आज अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग, मुझे भी इंटरेस्टिंग लगा ये टॉपिक, तो समझ में आया होगा। और मेरा वही कहना है, अगर आप 100% सेटिस्फाइड हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर कुछ कमियां हैं तो जरूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।